हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का। इसमें कार्ल मार्क्स के बाकी के सिद्धांत की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो मार्क्स ने दिया उसके बारे में। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत जो दिया है उन्होंने, वो मूल्य के श्रम सिद्धांत के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। तो दो तरह के मूल्य प्रत्येक वस्तु के मार्क्स बताते हैं जब वो अपना अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। पहला उपयोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। मार्क्स ने उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में अंतर किया है। उपयोगिता का अर्थ बताया उन्होंने मनुष्य की इच्छा पूरी करना, जैसे कि रेगिस्तान में बालू बहुत अधिक है और पानी की कमी है तो पानी ज़्यादा उपयोगी हो गया, बालू की उपयोगिता वहाँ पर नहीं है। तो क्योंकि बालू से ऐसा कोई मनुष्य का काम नहीं वो उपयोग हो रहा है, जबकि पानी जो है वो बालू की तुलना में इसलिए अधिक मूल्यवान है क्योंकि मनुष्य अपनी प्यास बुझाता है पानी से। दूसरा उन्होंने बताया जैसे विनिमय मूल्य, तो इसका विनिमय मूल्य इस बात पर आधारित है कि उस वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वो अनुपात है जिसके द्वारा वस्तु का वस्तु के बदले में विनिमय किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि 5 मन कोई अनाज है, उसका विनिमय 10 गज कपड़ा है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि 5 मन गेहूं पैदा करने में या अनाज कोई भी पैदा करने में उतना श्रम लगता है जितना कि 10 गज कपड़ा उत्पन्न करने में। तो किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाए हुए जो श्रम है, उसमें जो लेबर लगा है, उसके आधार पर निश्चित किया जाता है। तो अतिरिक्त मूल्य के बारे में मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम को बेचता है और मजदूरी प्राप्त करता है। यानी कि वो अपना मेहनत करता है और उसके बदले में उसको मजदूरी, यानी कि जो भी वो पैसा उसके लिए निश्चित हुआ है उसको प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है और अधिक मूल्य पैदा करता है। तो मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे हुए मानव श्रम के बराबर होता है। तो पूंजीपति लाभ जो है वो वस्तु को बेचकर नहीं बल्कि उत्पादन में मजदूर को उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। तो हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है, काम ज़्यादा करता है, तो वो अतिरिक्त मूल्य को पैदा करता है। वो जो बीच का जो वो डिफरेंस है वो अतिरिक्त मूल्य हो गया। तो अतिरिक्त मूल्य मजदूर ने जो मजदूरी प्राप्त की और मजदूर द्वारा किए गए मूल्य, उसके बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसे कहा जा सकता है। अतिरिक्त मूल्य की परिभाषा यदि कहें तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया वो अतिरिक्त मूल्य है, जो कि पूंजीपति की जेब में चला जाता है। तो मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसको एक श्रमिक पैदा करता है, जिसको वो वास्तव में पाता है। तो इस स्थिति में ये जो जितना भी डिफरेंस है, यानी कि जो पूंजीपति है वो और ज़्यादा से ज़्यादा अमीर और जो श्रमिक है यानी कि जो लेबर क्लास है वो और अधिक गरीब क्यों होती चली जाती है, उसका बेसिक रीज़न है ये अतिरिक्त मूल्य। यानी कि मजदूर को जितनी मजदूरी मिल रही है उसके अनुपात में जितनी मिल रही है उसके अनुपात में वो काम ज़्यादा करता है। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सारा चला गया पूंजीपति की जेब में, और जो कि एक्यूमुलेट हो करके वो उसकी पूंजी बन जाता है और उसको वो मजदूरों के बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर खर्च करने की बजाय या उनको उसमें थोड़ा सा हिस्सा देने की बजाय वो उससे अपना घर भरता जाता है। तो ये इस तरह का इशू जब ये साल दर साल ये लंबे समय तक चलता है और ये खाई पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच की ये जो खाई है ये जितना ज़्यादा चौड़ी बड़ी होती जाती है ये चीज़ जन्म देती है उस असंतोष को, जिस असंतोष के बाद में क्रांति की बात की मार्क्स ने, और उसके बाद में क्रांति के बाद में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की बात करते हैं और फिर राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। तो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की मार्क्स ने जो दिया उसकी कुछ तर्कों के आधार पर आलोचना भी की जाती है।
जैसे कि श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं है, संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य वो लाभ भी नहीं है, क्योंकि उसको बाकी सारी चीज़ें जो भी उसका इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है जहाँ पर कि मजदूर काम कर रहा है, उसकी मेंटेनेंस में पुरानी चीज़ रिपेयरिंग, नई चीज़ें खरीदना, बाकी सारा पूरा उसका जैसे पानी बिजली इन सब का भी जो खर्चा पूरा होता है वो सारा भी उसको पूंजीपति को ही वहन करना पड़ता है। मानसिक श्रम की उपेक्षा की है मार्क्स ने, यानी कि पूंजीपति जो ये बात ठीक है कि श्रमिक वर्ग जो है वो पूरा अपना शारीरिक श्रम जो है वो दे रहा है वहाँ पर, लेकिन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, क्या चीज़ बनानी है, कितने टाइम में बनना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना है, क्या चीज़ कहाँ कंपटीशन है, दूसरे भी कितना बड़ा मार्केट है, कितना क्या देना, तो ये सारा जो दिमाग लगाने का काम है ये सारा किसका है? पूंजीपति का। इसके बारे में मार्क्स कोई भी बात नहीं करते। ये कहीं पर बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी भी दिखाई देती हैं। ये आर्थिक कम दिखाई देता है और प्रचार जो है इसके द्वारा ज़्यादा दिखाई देता है कि किस प्रकार से ये राजनीतिक और पूरा उन्होंने इस तरह का जामा पहनाने की कोशिश की कि क्यों क्रांति के बीज इस तरीके से दिखाई देते हैं। ये मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं, कोकर जैसे एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये वास्तव में एक अंग्रेजी सिद्धांत था जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में सर विलियम पेंटी ने किया था। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी ये कहा जा सकता है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अपना एक महत्व है। जो भी उन्होंने मार्क्स ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली और जो भी प्रोडक्शन सिस्टम मैनेजमेंट जो है उसमें छिपा हुआ जो टॉर्चर या जो शोषण जो पूंजीपति वर्ग करते हैं उसको एक वैज्ञानिक साइंटिफिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया और समाजवादी सिद्धांत पर आधारित करके एक ऐसी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जिसमें कि हर श्रमिक वर्ग को अपने जो ड्यू है उनका वो पूरा भरपूर मात्रा में मिले। तो ये राज्य का जो भी सिद्धांत दिया उन्होंने उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। राज्य को मार्क्स जो है वो सिर्फ एक वर्ग शोषण का यंत्र मानते हैं। उनका ये कहना है कि राज्य का उद्देश्य और स्वरूप इस प्रकार का है कि वो किसी भी तरीके से राज्य स्वतंत्र तो हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो अपने राज्य जो है वो शासक वर्ग का हित, पूंजीपति वर्ग का हित, इन हितों को ही सुरक्षित बनाए रखने का काम करता है। और जो भी राज्य जो भी है वो पूंजीपतियों का एक संगठन है, उसमें कहीं पर भी मजदूर वर्ग के लिए कोई भी बात सामने नहीं आती कि उनके भलाई के लिए, उनके हितों के लिए कोई किसी प्रकार का काम किया जा रहा है। तो एक प्रकार से इसको राज्य को ये कह दिया, साम्यवादी घोषणा पत्र जो उन्होंने दिया उसमें राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति बता दिया और ये तक कहा कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका सभी पूंजीवादी के सामान्य मामलों के प्रबंध के लिए सिर्फ एक समिति मात्र है। यानी कि ये जो काम कर रहा है राज्य वो सिर्फ उन्हीं लोगों का काम कर रहा है जो कि पूंजीपति लोग हैं, जो कि बुर्जुआ जो क्लास है, इनके ही हित सुरक्षित करने का कार्य राज्य करता है। किसी भी प्रकार से ये श्रमिक वर्ग के हितों के लिए काम नहीं करता। फिर अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद की बात करते हैं, जो एक उनका अल्टीमेट एम जो है वो तो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज है, लेकिन उसके पहले का जो स्टेज है यानी सीधा क्रांति के बाद में राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज स्थापित हो जाएगा, ऐसा वो नहीं मानते। बीच का एक ट्रांजिशनल फेज की वो बात करते हैं जिसमें सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व की बात की उन्होंने। और इसमें इस संक्रमण काल में कुछ उन्होंने अपना पूरा एक डिटेल्स बताएं कि किस प्रकार का सिस्टम रहेगा, किस प्रकार का सिस्टम रहना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे राज्य नामक संस्था का विलोप हो जाएगा और एक राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, जो कि विशुद्ध रूप से साम्यवादी समाज की स्थापना कही जा सकती है। थैंक यू।